नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में। हमारी एमपीजीके की सीरीज चल रही थी और एमपीजीके के कुछ चैप्टर हो भी चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे जब चैनल को लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस के नाम से जब सर्च करोगे तो वहां पे मेरा पेज खुल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाके आप जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ लगभग चैप्टर्स हो चुके हैं और जो भी आपको पढ़ना हो आप उससे देख के पढ़ सकते हैं। तो इसके पहले के जो भी चैप्टर आपने नहीं पढ़े आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आगे के चैप्टर मैं कोशिश करूंगी कि अब लगातार चले। लगातार का मतलब है एग्जाम आने वाला है और एग्जाम आने तक आपका लगभग एमपी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। इसके पहले एक बात और, मैंने एक चीज नोट किया है, आप सब में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये गलत बात है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस कर दिया करें, तभी तो आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे और हमारा जो लेक्चर है वो आगे बढ़ता जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, तो मध्य प्रदेश के पर्वत की बात करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना का अर्थ है कि भौतिक स्वरूप कैसा है मध्य प्रदेश का, कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, ये चीजें हमने पढ़ ली है। अब दोबारा उन्हें एक बार फिर से पढ़ने का यहाँ पर कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं जाके। अब हम मध्य प्रदेश के भूगोल में आते हैं और भूगोल में जो इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा वो है मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश की नदियां, है ना। मध्य प्रदेश के पर्वत और मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ने से पहले आपको मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार का अर्थ है कि कितने भागों में बांटा गया है भौतिक स्वरूप के आधार पर। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये है मध्य उच्च प्रदेश, आप यहाँ पे चले जाओगे ये है बुंदेलखंड का पठार, नीचे आओगे ये है मालवा का पठार, इधर जाओगे ये है रीवा पन्ना का पठार और नीचे आओगे यहाँ पर है बघेलखंड या पूर्वी पठार। उसके नीचे आओगे मालवा के पठार के नीचे आपको मिलेगा नर्मदा सोन घाटी और उसके सबसे मतलब मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर आओगे, सबसे दक्षिणी हिस्से पर आओगे तो आपको मिल जाएगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो ये चीजें आपको जान लेना ज्यादा जरूरी है, तो पहले आप उसे देख लेंगे, उसके बाद अब मध्य प्रदेश के पर्वतों में आएंगे। चलिए मध्य प्रदेश के पर्वतों की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश भारत के हृदय के रूप में स्थित है। भारत के हृदय में हमारे मानव शरीर में हृदय की जहां पर जगह होती है वही जगह मध्य प्रदेश की भारत में है ना। अब मध्य प्रदेश के भारत के हृदय के रूप में स्थित होने के कारण नहीं, ऐसी इसकी संरचना ही है कि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र भी पाया जाता है, पठारी क्षेत्र भी पाया जाता है और पर्वतीय क्षेत्र भी पाया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मैदान, पर्वत, पठार का संतुलन विद्यमान है। अब इसी संतुलन के तहत हम मध्य प्रदेश के पर्वतों की बात करते हैं। देखिए, आप रटने से ज्यादा समझने पर फोकस किया करो। ज्योग्राफिकल चीजें आप जहां पे भी पढ़ो, चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे आप एमपी की ज्योग्राफी पढ़ो, आप मैप के अकॉर्डिंग मैप को देख करके समझो और फिर उसकी जो भी स्थिति है, स्थिति के आधार पर उसे याद करो तो आपको जल्दी चीजें याद होंगी। आपने पढ़ लिया विंध्याचल पर्वत, आपको यही नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर विंध्याचल पर्वत स्थित है, तो आपको कुछ दिन बाद वो चीजें भूल जाएंगी। इसलिए आप कोई भी ज्योग्राफिकल चीजें पढ़ो उसे आप मैप के आधार पर पढ़ो, मैप से ही पढ़ो। सबसे पहले हम मैप देखते हैं मध्य प्रदेश का। अगर आप में से एमपी किसी ने भी पढ़ा है तो मध्य प्रदेश के मैप से थोड़ा बहुत तो अवगत होंगे। बहुत सारे लोग अच्छे से अवगत होंगे, लेकिन जिनका स्टार्टिंग है, जो बिगनर्स है, वो थोड़ा बहुत तो इससे अवगत होंगे, है ना। मध्य प्रदेश में पर्वतों की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के अंतर्गत दो पर्वतों की चर्चा की जाती है, प्रमुख रूप से, जो कि केवल मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपको ये दिख रहा है, यानी मध्य प्रदेश के उत्तरी छोर में या उत्तरी हिस्से में या मध्य में, ठीक है ना, तो ये पूरी तरह से उत्तर में है, ना तो ये पूरी तरह से मध्य में है। इसका नाम है विंध्याचल पर्वत, सुना होगा। ये क्या है? विंध्याचल पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश का पहला पर्वत, प्रमुख पर्वत है। और दूसरा कौन सा है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी।
सतपुड़ा, मैकाल, श्रेणी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये पर्वत तो बनाया है लेकिन इसके अंतर्गत ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमने ये विभाजित क्यों किया है। देखिए इसका कारण क्या है, जो श्रेणी का मतलब क्या होता है, श्रेणी का अर्थ है कई छोटी छोटी पहाड़ियों को मिला करके एक श्रेणी तैयार कर दी जाती है। उसी तरह से विंध्याचल पर्वत में भी कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है, कई टुकड़ों में विभाजित है और उनको मिला के एक क्षेत्र का नाम दे दिया गया, क्षेत्र या पर्वत श्रेणी कह सकते हैं, और इसका नाम दे दिया गया है विंध्याचल पर्वत। उसी प्रकार सतपुड़ा मैकाल में आएंगे, आप सबसे पहले सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के नाम में ही देखेंगे तो एक नाम मिलेगा आपको सतपुड़ा और दूसरा नाम मिलेगा आपको मैकाल। सतपुड़ा मैकाल पर्वत मतलब ये सतपुड़ा और मैकाल का जो ये पर्वत है ये सतपुड़ा और मैकाल का मिश्रण है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और मैकाल पर्वत श्रेणी का मिश्रण क्या कहलाएगा, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जिसे एक साथ पढ़ा जाता है। यहाँ पर भी ये जो पर्वत श्रेणी है ये भी कई छोटे छोटे टुकड़ों या पहाड़ियों में विभाजित की गई है, ठीक है। तो ये हो गया, आपने समझ लिया। आप सबसे पहले पर्वतों की चर्चा करेंगे और हम पॉइंट वाइज पर्वतों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, विंध्याचल पर्वत की। विंध्याचल पर्वत, ओके। चलिए, विंध्याचल पर्वत की लोकेशन आपको 100% याद रखनी होगी। आपने लोकेशन याद रख ली तो आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। शायद 2016 में भांडेर कैमूर से कोई क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा है। तो जिसको भी ये इसकी लोकेशन जिसको भी याद रही होगी उन्होंने ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो देखिए विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के अगर हम पश्चिमी छोर की बात करें, वो कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। अगर हम जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे राइट हैंड साइड मतलब दाहिने साइड हमारे होती है पूर्व दिशा और लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं साइड होती है पश्चिमी दिशा। तो विंध्याचल पर्वत पश्चिम में अरावली से सटा हुआ है। देखिए अरावली यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे ये है राजस्थान, यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे, ओके। तो जो राजस्थान में अरावली का नाम सुना है अगर, तो राजस्थान मुख्यतः अरावली पर्वत राजस्थान का पर्वत माना जाता है, लेकिन ये चूंकि राजस्थान मध्य प्रदेश से सटा हुआ एक राज्य है तो अरावली पर्वत का कुछ हिस्सा मालवा के अंतर्गत भी आ जाता है, मालवा में भी उसका कुछ हिस्सा है। अब देखिए पर्वतों के आधार पर तो राज्यों का विभाजन नहीं किया गया है, इसीलिए इसका थोड़ा बहुत भाग मालवा के अंतर्गत भी आ जाता है। और ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये पश्चिम की ओर अरावली पर्वत से ही सटी हुई है। तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर के पूर्व में भांडेर एवं कैमूर श्रेणियों तक, पूर्व में भांडेर एवं कैमूर श्रेणियों तक आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो भांडेर और कैमूर श्रेणियों तक पूर्व में विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा है विंध्याचल पर्वत, ये छोटी छोटी पहाड़ियों में बटा हुआ है और ये पूर्व में मुख्य श्रेणियां हैं भांडेर और कैमूर, इनका नाम दिया गया है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये नर्मदा नदी के लगभग समानांतर चलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक जो स्थान है वो है मैकाल पर्वत में, मैकाल पर्वत ये है अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी और पश्चिम की ओर बहती चली जाती है कुछ इस तरह से। और यहाँ से जिस प्रकार नर्मदा नदी बह रही है उसी के समानांतर विंध्याचल पर्वत भी हमारा फैला हुआ है या विंध्याचल पर्वतमाला विस्तृत है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत में अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। विंध्याचल पर्वत एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत पहले बना या फिर प्राचीन पर्वत कौन सा है, निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत कौन सा है, विंध्याचल या हिमालय। तो कौन सा है, विंध्याचल, क्योंकि जो ये विंध्याचल का पोर्शन है ये दक्षिणी पठार में आ जाता है। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हो तो विंध्याचल पर्वत से दक्षिण तक का सारा भाग दक्षिणी पठार के अंतर्गत आ जाता है। और हिमालय नवीन पर्वत है, हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वत है और ये सारे जो है दक्षिण के पठार में आपको जितने पर्वत मिलेंगे ये सब हिमालय से प्राचीन है, इसी कारण विंध्याचल भी हिमालय से प्राचीन है। ये हो गया। विंध्याचल पर्वत को यह भी कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत गंगा और नर्मदा के जल विभाजन का कार्य करता है। जल विभाजन का अर्थ है जल क्षेत्र जो है उसका। यहाँ पे
आप यहाँ जाएंगे, ये पूरा गंगा का क्षेत्र है, ये पूरा गंगा का क्षेत्र है और ये माना जाता है ये नर्मदा का क्षेत्र है। तो ऐसा कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत गंगा और नर्मदा के मध्य जल का विभाजक है। जल नर्मदा बेसिनों के, गंगा और नर्मदा जल बेसिनों के का विभाजक है कौन? विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो ये हो गया अपना विंध्याचल पर्वत। आगे बढ़ते हैं हम, ये हो गया आपका फिनिश, विंध्याचल पर्वत हो गया खत्म। अब हम आते हैं, देखिए अब यहाँ पे सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये पूरी जो श्रेणी दिख रही है इसका नाम है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, किंतु ये कई छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित है ना। तो इन पहाड़ियों में सबसे पश्चिमी जो पहाड़ी है इसका नाम है राजपीपला श्रेणी, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी का सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा है? तो कौन सा है? राजपीपला श्रेणी। सेकंड डालेंगे राजपीपला श्रेणी, है ना। देखिए जो राजपीपला श्रेणी है ये पश्चिम से पूर्व में बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। ये जो दिख रहा है, ये जो साइन बना हुआ है ये दर्रे का साइन है और ये दर्रा है बुरहानपुर दर्रा, है ना। तो पश्चिम से ये पश्चिमी दिशा है, तो ये पश्चिम से पूर्व तक कहाँ जाती है? पूर्व में कहाँ तक जाती है? ये बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये खत्म हो चुकी है, तो ये पश्चिम से लेके पूर्व में बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। तो आप नोट कर सकते हैं कि राजपीपला श्रेणी पश्चिम से पूर्व में बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। और जो ये राजपीपला श्रेणी है इसके अंतर्गत भी कई छोटी छोटी सी पहाड़ियां हैं, जैसे कि अखरानी की पहाड़ियां, असीरगढ़ की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां, बीजागढ़ की पहाड़ियां। मैं लिख देती हूं, अखरानी की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां। पूछा जा सकता है, अभी तक तो सत क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन पूछा जा सकता है। बड़वानी की पहाड़ियों के बाद असीरगढ़ की पहाड़ियां, असीरगढ़ की पहाड़ियां, बीजागढ़ की पहाड़ियां। ये कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियां राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत ही आती हैं, है ना। तो ये हो गया। और जैसा कि मैंने बता ही दिया कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का या सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है या सबसे पश्चिमी छोर है कौन? राजपीपला श्रेणी। अब हम बढ़ते हैं आगे। राजपीपला के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मतलब क्या है? राजपीपला श्रेणी से हम पूर्व की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। पूर्व की ओर बढ़ेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जैसे बुरहानपुर दर्रे के हम पूर्व में जाते हैं, वैसे ही ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है ये चौड़ी हो जाती है। पहले ये क्या थी? सकरी थी, और जैसे ही बुरहानपुर दर्रे के हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं वैसे ही ये श्रेणी क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। और उसके पश्चात हमें बुरहानपुर दर्रे से जब पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले मिलती है ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जब हम बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में जाते हैं तो हमें सबसे पहले मिलती है ग्वालीगढ़ की पहाड़ी या ग्वालीगढ़ श्रेणी, या पहाड़ी ही यहाँ पे लिखना ज्यादा उचित रहेगा, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, है ना। ग्वालीगढ़ की पहाड़ी के पूर्व में हम निकलते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगी, देखिए मैंने नाम लिख दिया है, इसके पूर्व में हम जाएंगे तो हमें मिलती है महादेव श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वालीगढ़ की पहाड़ी के आगे महादेव श्रेणी या महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि महादेव पहाड़ी में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। कौन सी है? देखिए ये भी पूछा जाता है कि किस दिशा में है। महादेव पहाड़ी के उत्तर दिशा में, उत्तर में यहाँ पर है धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी। इसकी ऊंचाई लिख लेंगे 1350 मीटर, 1350 मीटर
1350 मीटर। तो धूपगढ़ पहाड़ी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की धूपगढ़ चोटी है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पर्वत की या फिर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही साथ ये संपूर्ण मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हमेशा धूपगढ़ से तो बहुत ही कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और अक्सर आप हर साल के पेपर उठाओ आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन महादेव पहाड़ी धूपगढ़ चोटी और दूसरा चंदेल वंश से। हमेशा ऐसा लगता है चंदेल वंश के शासकों ने आयोग वालों को पैसे दे दिए थे कि हर साल मेरे हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन रेस जरूर करना। चलिए ये तो जोक था। तो धूपगढ़ चोटी महादेव श्रेणी के उत्तरी भाग में स्थित है, ये भी याद रखना है। तो ये हो गई महादेव श्रेणी। और महादेव श्रेणी के दक्षिणी भाग से यहाँ पे आपको दिख जाएगा बैतूल जिला। बैतूल में एक मुलतई नामक गांव है, या मुलतई एक पहाड़ी है छोटी सी, वहां पे गांव भी है। मुलतई पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती। तो महादेव पर्वत के उत्तरी हिस्से में धूपगढ़ चोटी है और दक्षिणी हिस्से से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती या इसे तापी भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि नर्मदा एवं ताप्ती दो मात्र ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और बहने के क्रम में जब ये गिरती है तो ये डेल्टा ना बनाकर ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। डेल्टा एस्चुरी क्या है वो मैंने अपने इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ाया है। इंडियन ज्योग्राफी में नदियों के चैप्टर में मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। तो महादेव श्रेणी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए दो तरह से धूपगढ़ चोटी से दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए कौन कौन से। एक तो पूछा जाता है कि धूपगढ़ चोटी किस श्रेणी का हिस्सा है। किस श्रेणी, यहां पर महादेव पहाड़ी लिख लीजिए, श्रेणी नहीं होगा, है ना। अगर श्रेणी आता है, देखिए शायद 2017 या 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन शायद कैंसिल करवा दिया गया था क्योंकि दोनों ऑप्शन थे। ऑप्शन कौन कौन से? एक ऑप्शन सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी का था और दूसरा ऑप्शन महादेव पहाड़ी का था। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये पूछा जाता है कि धूपगढ़ चोटी किस श्रेणी का हिस्सा है, अगर श्रेणी आता है तो उसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। अगर ये पूछा जाता है कि धूपगढ़ पहाड़ी बार बार मेरे मुंह से पहाड़ी ही निकल रहा है, सॉरी, धूपगढ़ चोटी किस पहाड़ी में स्थित है या किस पहाड़ी का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव पहाड़ी, क्योंकि महादेव पहाड़ी सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। आ गया समझ में? तो ये हो गई आपकी महादेव पहाड़ी। क्या क्या देखा आपने? एक तो राजपीपला श्रेणी देख ली, दूसरा बुरहानपुर दर्रा देखा, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां देखी, महादेव की पहाड़ियां देखी। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। और अगला टॉपिक लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। अब महादेव के बाद आते हैं हम मैकल श्रेणी में। मैकल श्रेणी में तो अगला पॉइंट डाल लेंगे मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होती है और पूर्व में मैकल की पहाड़ियों तक खत्म हो जाती है। देखिए ये हम मध्य प्रदेश के हिसाब से बता रहे हैं, खत्म नहीं होती है, इसका और हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ में भी चला जाता है। हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो पहाड़ियां हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ये पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होता है और इसका जो पूर्वी छोर है ये मैकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मैकल श्रेणी पूर्व की ओर जाकर के पूछा जाता है, पूर्व की ओर जाकर के एक अर्धचंद्राकार रूप धारण कर लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो मैकल श्रेणी या सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है वह पूर्व में जाकर के एक अर्धचंद्राकार रूप जो रूप है इसका वो दिखाई देता है। जिस प्रकार आपने अलग से पढ़ा था राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव की पहाड़ी, उसी तरह से मैकल श्रेणी को भी हम अभी अलग से ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे टॉपिक डाल दिया है मैकल श्रेणी का। मैकल श्रेणी में इसकी मैकल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक। हाँ, ये मैकल की ऊंची चोटी है, ये सतपुड़ा की ऊंची चोटी नहीं है। संपूर्ण सतपुड़ा की अगर ओवरऑल हम बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे है धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर, सेकंड पे फिर अमरकंटक आ जाएगा।
तो ये याद रखेंगे कि जो अमरकंटक है ये केवल मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये पूछा जाता है, आप कंफ्यूज मत होना। महादेव और मैकल श्रेणी में कंफ्यूजन हो सकता है। महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ और मैकल श्रेणी की या मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक की अगर हम ऊंचाई की बात करें, अमरकंटक की पहाड़ी की, तो ये है 1048 मीटर, 1048 मीटर अमरकंटक की ऊंचाई है। काफी अच्छी जगह है ना। यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र की विशेषता बता दूं, यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी की बहुत ही मोटी परत पाई जाती है। इस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी की बहुत ही मोटी परत पाई जाती है। और ये जो अमरकंटक पर्वतमाला है, यह मैकल श्रेणी है, ये यहाँ से शुरू होता है। शुरू तो यहाँ से सतपुड़ा पर्वत हो रहा है, हम मैकल की बात कर रहे हैं। मैकल यहाँ से शुरू होता है, जो कि मैंने अभी बताया था कि छत्तीसगढ़ में चला जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ में जाकर के आगे छोटा नागपुर पठार में खत्म होता है। छोटा नागपुर का जो पठार आप पढ़ते होंगे, भारत का रूर भी कहा जाता है उसे, तो ये इसी का हिस्सा है। यही जो पर्वत श्रेणी है ये आगे बढ़ के छोटा नागपुर का पठार का निर्माण करती है। तो मैकल श्रेणी में सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक और अमरकंटक से प्रमुख नदियां निकलती हैं 4। कौन कौन सी? 4 नहीं, 2 ही आप मानते हैं, लेकिन पढ़ेंगे हम चारों। पहली तो निकलती है नर्मदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। तो अमरकंटक से पहली नदी निकलती है नर्मदा, दूसरी निकलती है सोन, तीसरी निकलती है रिहंद और चौथी निकलती है जोहिला। अक्सर किताबों में नर्मदा, सोन और जोहिला का नाम ही मिलता है, साथ साथ रिहंद का भी नाम कहीं कहीं पर मिलता है। ठीक है, तो अमरकंटक से 4 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी? याद रखना है, नर्मदा, सोन, रिहंद और जोहिला। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बह जाती है, पश्चिम की ओर बह करके गुजरात होती हुई खंबात की खाड़ी में आगे चल के गिर जाती है। और साथ ही साथ जो सोन निकलती है, सोन नदी उत्तर की ओर बह जाती है और आगे जाकर सोन नदी उत्तर की ओर बहती है और आगे जाकर पटना में, बिहार के पटना में एक दीनापुर नामक गांव है, यहाँ पर ये नदी गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो नर्मदा किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन जो सोन नदी है ये गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। और नर्मदा नदी यहाँ से निकल करके पश्चिम की ओर बह जाती है। ये हम अच्छे से नदियों के चैप्टर में पढ़ेंगे, परेशान ना हो। और सोन नदी यहाँ से निकल करके उत्तर की ओर बह जाती है और जा करके पटना में गंगा से मिल जाती है। जोहिला नदी माना जाता है कि सोन की ही सहायक नदी है, ये निकलती है सोन के ही आसपास। सोन मुंडा एक जगह है अमरकंटक में ही, वहां से सोन नदी का उद्गम स्थल वहां पर है। जोहिला माना जाता है यहीं से निकलती है और आगे जाकर कुछ ही दूरी पर ये सोन में मिल जाती है। जोहिला सोन की ही सहायक नदी है। तो ये हो गए आपके मैकल श्रेणी और ये विंध्याचल पर्वत, साथ ही साथ सतपुड़ा मैकाल पर्वत, संपूर्ण सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है ये भी आपने पढ़ ली। अब देखिए, चूंकि मैंने बताया अरावली का कुछ हिस्सा मालवा में आता है ना, और इसके साथ ही साथ दंडकारण्य बस्तर पर्वत श्रृंखला का कुछ भाग जो है ये भी मध्य प्रदेश में आता है, जो कि जबलपुर मंडला तक पहुंचता है। तो वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप एक नॉलेज के लिए इसे पढ़ लेंगे। यहां पर फिफ्थ पॉइंट डाल रही हूं। अरावली पर्वत और दंडकारण्य बस्तर पर्वत श्रृंखला है ना। तो देखिए, जो अरावली पर्वत है इसका कुछ हिस्सा, थोड़ा हिस्सा इसका मालवा के क्षेत्र में आता है, मालवा के पठार में आता है। और दंडकारण्य बस्तर पर्वत श्रृंखला का जो कुछ हिस्सा है वो जबलपुर और मंडला में थोड़ा पहुंच जाता है। जबलपुर मंडला, बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़, ये पूरा छत्तीसगढ़ का भाग है। तो इसका थोड़ा सा भाग जो है वो जबलपुर और मंडला में पहुंचता है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियां या मध्य प्रदेश के पर्वत हो जाते हैं समाप्त। अब मध्य प्रदेश के पर्वत के बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र या मध्य
प्रदेश की नदियां। देखिए पर्वत, नदियां मतलब मध्य प्रदेश का संपूर्ण भूगोल, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, मध्य प्रदेश की जनगणना, ये कुछ चुनिंदा टॉपिक है जिनसे हमेशा सवाल उठता ही उठता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, समझ में नहीं आता ये सवाल कहां से आए हैं, तो वो सवाल केवल आपके लिए ही नहीं, हर किसी के लिए वो सवाल कठिन होंगे, है ना। कोई भी अगर नहीं पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है, तो कोई भी इस सवाल को हल नहीं कर पाएगा। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के साथ। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप सबसे एक ओपिनियन चाहती हूं, अगर आप सब चाहें तो मैं रोज का मतलब है कि अभी जब तक हो पाएगा 10 से 15 दिनों तक मैं रात को लाइव आकर के डिस्कशन कर सकती हूँ। और डिस्कशन किसका? क्वेश्चंस का डिस्कशन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप उसके आंसर्स बताना। तो अगर आपको ये उचित लगता हो, सही लगता हो, तो आप मुझे जवाब जरूर देना। मैं कोशिश करूंगी जरूर कि मैं लाइव आकर के आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करूं। थैंक यू वेरी मच।